नमस्कार, मैं महेश सिंह। आज मैं कथा समवेत पत्रिका के कहानी महाविशेषांक में प्रकाशित अपनी ही एक कहानी किराए का मकान का पाठ करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। नई नई नौकरी लगी थी। ज्वाइनिंग जहाँ थी वह शहर मेरे लिए एकदम अनजाना था। यहाँ अपना कोई भी परिचित न होने के कारण होटल में कमरा लेकर रुकना पड़ा। इस शहर में मेरे लिए किराए का कमरा या मकान ढूंढना एक बड़ी समस्या थी। पिछले 10 दिनों से होटल के कमरे का किराया देते देते जेब खाली होते जा रही थी। हर समय दिल दिमाग में यही चल रहा था कि रहने लायक मकान इस अनजाने शहर में कैसे ढूंढा जाए। इतने दिनों बाद भी कोई उस तरह का अपना नहीं दिखा जिससे मैं बोलूं, भाई मेरे लिए भाड़े पर कहीं एक कमरा या मकान ढूंढ दो ना, या तुम्हारी नज़र में हो तो बताओ। हालांकि नौकरी में जो अन्य साथी थे उनसे बोल रखा था, लेकिन अभी अभी आए अपने नए साथी के लिए वे क्यों कर इतना ध्यान देने लगे। इसलिए अपनी आदत के अनुसार एक दिन खुद ही निकल पड़ा कमरा ढूंढने। शुरू से ही मेरी अपना काम स्वयं करने की आदत रही है। एक बार की बात है, मैं किशोर वय में अपने घर वालों से नाराज होकर भाग गया। यह कोई 2001 की बात है। बिना टिकट के ट्रेन और ट्रकों के सहारे 4-5 दिन भटकते भटकते किसी तरह हरियाणा के शहर फरीदाबाद जा पहुंचा। घर से भागने से पहले मुझे यह बात पता थी कि मेरे एक रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, इसलिए पहले से ही एक पुर्जी में उनका संपर्क नंबर और पता लिखकर रख लिया था। वे कहीं किसी कंपनी में ठेके के मजदूर थे। किसी तरह जब मैं उनके पास पहुंचा तो वे मुझे देखकर बहुत परेशान हुए। फिर भी अपने भाड़े वाले छोटे से कमरे में मुझे ठहरने के लिए जगह दिया। दरअसल उनकी परेशानी मेरे रहने या मेरे अचानक आ जाने से नहीं थी, बल्कि मेरे लिए किसी कंपनी में काम लगवाने को लेकर के थी। जब मैंने उनसे कहा, मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ, मुझे किसी कंपनी में काम लगवा दीजिए, तो उनका जवाब था, तुम यहाँ जितने दिन रहना चाहो रह सकते हो, लेकिन यहाँ पर किसी कंपनी में काम मिलना बड़ी मुश्किल है। इसलिए मेरा कहा मानो, कुछ दिन रुको, घूम फिर के हरियाणा देखो, फिर समझ में आए तो घर चले जाना। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ और चिंतित हुआ। घर छोड़कर भागने को लेकर अब पछतावा होने लगा था। ऐसा लगने लगा मानो खामखा मैंने इतना सारा झमेला अपने सर मोल ले लिया। सोचने लगा, अब तो न घर का रहा न घाट का। लेकिन मैं किस तरह का आदमी हूँ मुझे आज तक पता नहीं चल पाया। अचानक मेरे दिलो दिमाग पर किसी भी प्रकार से काम पा लेने का भूत सवार होने लगा। मैंने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, काम तो मैं पाकर ही रहूँगा। मुझे अपने उस मैनेजमेंट गुरु, जिसका नाम तो अब याद नहीं रहा, लेकिन उसका दिया गया ज्ञान आज भी मुझे शब्दशः याद है। उसने बताया था कि मैनेजमेंट या बाजार का एक बड़ा ही सीधा और सरल सा फंडा है। एक दिन में 100 लोगों से मिलो, उनमें से गारंटी के साथ 10 लोग तुम्हारा घटिया से घटिया प्रोडक्ट भी खरीदने वाले मिल जाएंगे। बस होता क्या है कि कभी कभी वे 10 लोग शुरू में ही मिल जाते हैं, कभी कभी 9 के बाद 1, कभी कभी 45 के बाद 5 और कभी कभी 90 के बाद 10। गुरु का ज्ञान याद आते ही मैंने तय कर लिया कि एक दिन में मैं भी 100 कंपनियों के दरवाजे पर जाऊंगा और अपने आप को बेचूंगा। इसलिए अपने उस रिश्तेदार के काम पर जाने के बाद मैं भी निकल पड़ा काम की खोज में। पहले दिन तकरीबन 20 कंपनियों के दरवाजे पर ही जा पाया। परिणाम अच्छा नहीं मिलने से भारी निराशा हुई, इसलिए जल्दी ही थकान भी हो गई। अतः चुपचाप मुंह लटकाए वापस आ गया। रात भर अच्छे बुरे सभी पक्षों पर विचार करता रहा। बीच बीच में माँ और बाबूजी की याद भी आती रही। उस समय चुपचाप मुंह दबाकर रो भी लिया। दूसरे दिन मैंने अपनी सारी शक्तियों को जुटाकर काम खोजने के उत्साह को दुगुना किया और कम से कम 30-35 कंपनियों का दरवाजा खटखटाया।
लेकिन दूसरे दिन का परिणाम भी अच्छा नहीं रहा। निराश तो बहुत था, लेकिन हारा नहीं था। इसलिए तीसरे दिन भी निकल पड़ा काम की तलाश में। जाते ही एक कंपनी के दरवाजे पर एक बोर्ड टंगा हुआ मिला, जिस पर लिखा था, आवश्यकता है 3 हेल्परों की। वहां जाकर पूछा तो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, आवश्यकता तो है, लेकिन पगार बहुत कम है और आज से ही ड्यूटी ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने कहा, मैं तैयार हूं। इस पर उसने मुझे मैनेजर के केबिन में जाने के लिए बोला। थोड़ी देर रिसेप्शन में इंतजार करने के बाद मैं मैनेजर के आलीशान कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ मैनेजर ने मुझसे कुछ सामान्य सा सवाल पूछा, यथा पढ़ाई लिखाई और मेरे गांव घर के बारे में। आज का दिन अच्छा था। मैनेजर मेरे ही जिले का निकला, इसलिए दयावश मुझे कंपनी के मूल पगार पर हेल्पर की जगह क्वालिटी चेकर की पोस्ट पर रख लिया। इस तरह मुझे 2 ही 3 दिन में एक अच्छी कंपनी में अच्छा काम मिल गया। जब यह बात मेरे रिश्तेदार को पता चली तो वह बहुत खुश हुए। उस दिन से उनके जान पहचान में मजदूरी करने वाले लोग काम पाने की सिफारिश करने मेरे पास आने लगे। हालांकि मैं वहाँ केवल 2 महीने ही रह पाया था, क्योंकि 2 महीने बाद मुझे इंटर की परीक्षा के लिए घर जाना। खैर, अब तो सरकारी नौकरी लगी थी, लेकिन यहाँ नौकरी पाने से ज़्यादा रहने के लिए मकान खोजने में मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए मैं उपरोक्त वर्णित उन दिनों की बातें याद करते हुए अपने मैनेजमेंट गुरु के मंत्रों को यहाँ भी लागू करने में लग गया। जिस होटल में मैं रुका था वह होटल मुस्लिम मोहल्ले में था, इसलिए सोचा क्यों न पहले यहीं से शुरू किया जाए। अतः मैंने उसी मोहल्ले में अपने लिए कमरा ढूंढना शुरू किया। मोहल्ले में घुसते ही एक नाई की दुकान थी। दुकान में एक दढ़ियल आदमी नाई से अपनी दाढ़ी ठीक करवा रहा था। मैं जाकर वहीं खड़ा हो गया। मेरे सिर के बाल और दाढ़ी काफ़ी बढ़े हुए थे। नाई मुझे बार बार देख रहा था और मैं अपने मोबाइल में। जब दढ़ियल की दाढ़ी ठीक हो गई तब नाई लकड़ी की कुर्सी पर गिरे बालों को एक गेरुए रंग के पुराने और मैले गमछे से झाड़ते हुए बोल पड़ा, क्या बनवाना है? आइए बैठिए। मैंने कहा, कुछ बनवाना नहीं है, असल में मैं यहाँ रहने के लिए मकान ढूंढ रहा हूँ। इस मोहल्ले में कोई किराए पर मकान देता है क्या? नाई थोड़ा उदास होते हुए बोला, ये तो चचा ही बता पाएंगे। अब दढ़ियल की बारी थी। मैं भी उम्मीद भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। कहाँ से आए हो मियाँ? यूपी से। यूपी में कहाँ? गोरखपुर से। यहाँ क्या काम करते हो? सरकारी स्कूल में मास्टर हूँ। फिर तो कमरा मिल जाएगा। परिवार के साथ रहना है या अकेले? नहीं, अकेले रहना है। कोई बात नहीं, एक कमरा है, 3,000 महीना लगेगा। ठीक है, मैं दे दूंगा। फिर चलिए, मैं अभी बात करवा देता हूँ। नाम क्या बताया मियाँ? आपने पूछा ही नहीं। वैसे मेरा नाम रामचंद्र है। नाम सुनते ही दड़ियल की आंखें बड़ी हो गईं। उसने ऊपर से नीचे की तरफ देखते हुए मेरा मुआयना किया, फिर कुछ अकबकाते हुए किसी को फ़ोन लगाने लगा। असल में वह मेरी दाढ़ी देखकर भ्रम में पड़ गया। उसे लगा कि मैं मुस्लिम हूँ। वह मोबाइल में 2-3 बार किसी का नंबर डायल करके बात करने की कोशिश करने लगा। जब संपर्क नहीं हुआ तो उसने मुझसे कहा, एक काम करो मास्टर साहब, कल शाम को आना। मैं तब तक पता कर लेता हूँ वह कमरा खाली है या उसने भाड़े पर लगा दिया। ठीक है, मैं कल मिल लूँगा आपसे। आप अपना नंबर दे दीजिए। अरे नंबर की क्या ज़रूरत है, ये कल्लू है ना, इसकी दुकान पर आकर पूछ लेना, ये बता देगा। वह दुकान से निकलते हुए बोला और चहलकदमी करते हुए चला गया। उसके जाने के बाद नाई मेरे पास आया और अपने मैले गमछे, जिसका रंग केसर जैसा था और जगह जगह काला धब्बा था, गंध ऐसी मानो किसी क्रूर परंपरा की बू हो, वो अपने गले में लटकाते हुए मुझसे बोला, आप भी न मास्टर साहब, कटुओं के मोहल्ले में कमरा खोजने चले हैं? क्या लगता है आप, ये मुल्ला आपको कमरा दे देगा? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता कि वो एक हिंदू को अपने मोहल्ले में घुसने भी दे। अरे गनीमत कहिए
देश में हिंदुओं की रक्षा करने वालों की सरकार है। मैं भी हिंदू हूँ, इसलिए आपको अपना भाई समझकर समझा रहा हूँ, इधर मत रहिए, मेरा कहा मानिए और हनुमान मोहल्ले में चले जाइए, वहाँ बहुत कमरा मिलेगा आपको। सब अपने हिंदू भाई उधर ही रहते हैं। नाई से मैंने कुछ नहीं बोला, बस हनुमान मोहल्ले का पता पूछकर आगे बढ़ गया और सोचने लगा, आखिर कब तक हम निकलेंगे इस हिंदू मुस्लिम के नरक से। सलाह ये नाई हमको हिंदू मुस्लिम सिखा रहा है, जिसकी अपनी ढंग की दुकान भी रखने की औकात नहीं। पता नहीं कितने वर्षों से इस टूटी हुई गुमटी में मुसलमानों की हजामत बना रहा है। बेशर्मी तो देखो इसकी, जिनकी वजह से उसके घर में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होता है, उनके बारे में ऐसी सोच, आग थू। और तो और यह बेगैरत इंसान मुझे भी साला उस आदमी को हिंदू भाई बनकर मुसलमानों का डर दिखा रहा है, जिसका अकेला घर मुसलमानों के गांव में है, जिसके बचपन के दोस्त मुसलमान रहे हों, जिसने उनके साथ मिलकर बचपन की तमाम बदमाशियां की हों, और जिसका हिंदुस्तानी जुबान का ककहरा और इस पूरे हिंदुस्तान के बारे में बताने वाला गुरु मुस्लिम हो, उसको ये हिंदू मुस्लिम सिखा रहा है। कुछ भी सोचें ये लोग, मैं तो जहां भी कमरा मिलेगा वहीं रह लूंगा। सोचते सोचते कब मैं मुस्लिम मोहल्ले में प्रवेश कर गया पता ही न चला। मोहल्ले की गलियों में, दुकानों और मकानों में दिख जाते लोगों से किराए के लिए मकान के बारे में पूछते हुए आगे बढ़ता गया। कई जगह पता चला कि कमरा खाली है, लेकिन कमोबेश सब जगह वही व्यवहार दिखाई दिया जो नाई की दुकान में दाढ़ी हल्का था। मेरी दाढ़ी देखकर शुरुआती बातचीत में लोग कमरा देने के लिए उत्सुक दिखते, लेकिन अंतिम बातचीत में जब पता चलता कि मैं कोई सलीम, करीम या अशफाक नहीं हूँ, बल्कि रामचंद्र हूँ, तो वे सब के सब कन्नी काटने लगते। सच कहूँ तो उनकी आंखों में एक अजीब तरह का भय उभर आता, एक ऐसा भय जिसने इतिहास के पन्नों को न जाने कितनी बार लहूलुहान किया, और आज भी उसी कोशिश में लगा है। इस तरह मुझे उस दिन मकान तो न मिला, भारी निराशा जरूर हाथ लगी। दूसरे दिन सोचा चलो हनुमान मोहल्ले में ही चलकर भाग्य आजमाते हैं। स्कूल से आने के बाद निकल गया हनुमान मोहल्ले में की तरफ। वहां भी मेरी दाढ़ी ने धमाल मचाया, लेकिन मामला वहां का बिल्कुल उलट था। दुकानों और घरों में दिखते लोगों से जब मैं कमरे के बारे में पूछता तो उनका पहला ही सवाल होता, नाम क्या है? मैं बताता रामचंद्र। वे फिर पूछते पूरा नाम, तब मैं बताता रामचंद्र सिंह। फिर वे कई सवाल करते, कौन सा सिंह, चंद्रवंशी या सूर्यवंशी? इस तरह परत दर परत मेरी जाति का छिलका उतरने लगता और मैं उसी क्षण निर्णय ले लेता कि कमरा मिले चाहे न मिले, मैं ऐसे लोगों के घरों में नहीं रहने वाला। इस तरह मैं 3-4 दिन तक पूरे शहर की खाक छानता रहा। कमरे और मकान कई मिले, लेकिन सांप्रदायिक मानसिकता और कुंठित जातिवाद उनकी बुनियादी शर्तें थीं। अंत में मैं शहर से बाहर निकला, शहर से सटे गांव में। वह न तो पूरी तरह शहर था और न पूरी तरह गांव, लेकिन वहां का वातावरण अच्छा था, लोग भी। बहुत सारे लोग तैयार दिखे अपना मकान किराए पर देने के लिए। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक जो मूल में है, जो कि मुझे समझ में आया, शायद ही कोई यहाँ कमरा या मकान ढूंढने आता हो। खैर, मुझे मकान मिल गया। मकान एक यादव जी का था, 2 कमरे, 1 हॉल और किचन बाथरूम के साथ। यादव जी अपने रहने वाले मकान से बिल्कुल सटे दाईं तरफ बनवाए थे। इस मकान के दाईं ओर उनका एक बड़ा सा तबेला था, जिसमें 10-12 भैंसें बंधी हुई थीं। मतलब कि लगे हाथ दूध, दही और घी की व्यवस्था। मैंने यादव जी को कुछ एडवांस देते हुए बोला, आजकल में मकान साफ करवा दीजिए, परसों मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा। सहमति में उन्होंने मुस्कुरा भर दिया। कमरा मिल जाने से मन मंगल गीत गाने लगा। अब मैं सीधा होटल की तरफ चलता बना। होटल की दूरी यहाँ से करीब 2 किलोमीटर के आसपास होगी। दूसरे दिन जब मैं विद्यालय गया तो सभी ने मेरा चेहरा देखते ही भांप लिया। लगता है मकान मिल गया बंदे को। अनवर साहब यहाँ उर्दू के अध्यापक हैं। उनकी नियुक्ति भी मेरे साथ ही हुई थी। हालांकि वे यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, लेकिन शहर से उनका गांव काफ़ी दूर है।
और वहाँ से आने जाने के लिए जंगलों और पहाड़ों के बीच से रास्ता है। फिलहाल वे शहर के पास ही बसे एक गांव में अपने किसी पुराने रिश्तेदार के यहाँ से आना जाना कर रहे थे। बोल पड़े, क्या बात है सिंह साहब, आज बड़े खुशमिजाज लग रहे हैं, डेरा मिल गया क्या? जवाब में मैंने मुस्कुरा भर दिया। बातों ही बातों में उन्होंने अपना दर्द बयां किया। सिंह साहब क्या बताएं आपसे, अपने सिर किसी का एहसान लादना उतरना ही खतरनाक होता है जितना कि उसके एहसान से हमें हालिया नफा। पहली तनख्वाह का इंतजार है मुझे, इंशाअल्लाह मैं भी शहर की तरफ ही हिजरत करूंगा। उनकी बात सुनकर मुझे तो मानो संजीवनी मिल गई। मैंने उनसे कहा, खान साहब अगर आपको ऐतराज ना हो तो आप मेरे साथ कल से ही रह सकते हैं। खर्चे में आधा आधा बांट लेंगे तो हम दोनों के लिए बड़ी राहत की बात होगी। अरे मियाँ, मुझे क्या ऐतराज हो सकता है भला, आपने तो मेरी जुबान से मेरे लफ्ज ही छीन लिए। खुदा कसम मैं यही बयां करना चाह रहा था, लेकिन जुबान से निकल ही नहीं पाया। वे ठठाकर हंसते हुए आकर मुझे गले लगा लिए। अनवर साहब से अभी मेरी उतनी जान पहचान तो नहीं हो पाई थी, लेकिन उनके स्वभाव के कारण उनके बारे में बहुत कुछ पता चल गया था। सामान्य सी बातचीत में भी मार्क्स और लेनिन उनकी जुबान पर बैठे रहते। वे बताते हैं कि उनके दादा बंगाली मुसलमान थे, जो अपने समय में जिला स्तर के जाने माने नेता थे। शायद यही कारण था कि अनवर साहब को कभी नमाज के लिए जाते हुए नहीं देखा। बहरहाल अनवर साहब उर्दू के अच्छे जानकार हैं, शानदार गज़ल कहते हैं। हिंदुस्तान की तहजीब व तमद्दुन को देखो, कातिल भी देखो और अमन इख्वा भी देखो। खैर, इस तरह हम दोनों उस मकान में शिफ्ट हो गए। एक कमरे में अनवर साहब रहते हैं, दूसरे में मैं। बाथरूम और किचन दोनों का एक ही है। न उनके कमरे में कोई अल्लाह मियाँ है, न मेरे कमरे में कोई भगवान। पहले ही दिन उन्होंने कहा, इस इतवार को सिंह साहब मैं आपको अपने हाथों का बना हुआ चिकन बिरयानी खिलाऊंगा। तो मैंने उन्हें बताया, मैं तो शाकाहारी हूँ, लेकिन आपको जब भी खाने की इच्छा होगी तो बना लीजिएगा। जब उन्हें पता चला कि मैं शाकाहारी हूँ, तब से वे मांस मछली तो दूर की बात है, एक उबला हुआ अंडा भी कमरे में लेकर नहीं आना चाहते। सब्जियां वे ज़रूर अपनी पसंद की बनाते हैं, जो मुझे भी पसंद आती हैं। जब भी उन्हें मांसाहार लेने का मन करता है तो यहाँ तमाम मुस्लिम होटल हैं, उसमें चले जाते हैं। लौटते समय मेरे लिए शुद्ध शाकाहारी हिंदू होटल लिखा हुआ बोर्ड वाले दुकान से खाना पैक करा कर ले आते हैं। अब वे मुझे सिंह साहब नहीं बल्कि भैया कहकर बुलाते हैं, लेकिन मैं आज भी उन्हें खान साहब ही कहकर बुलाता हूँ। एक बार स्कूल में पढ़ाते समय किसी बच्चे पर उन्हें गुस्सा आ गया और वे उस बच्चे को कड़े शब्दों में डांट दिए। बच्चे को उनका डांटना बुरा लग गया। वह घर जाकर शिकायत किया कि उर्दू वाला मास्टर उल्टा सीधा बोलता है। फिर क्या था, स्कूल वाले मोहल्ले में षड्यंत्र रचा जाने लगा। उन्हें समझाने के लिए लोग लाठी डंडा लेकर स्कूल में आने की तैयारी करने लगे। यह बात जब स्कूल के अध्यक्ष और अन्य पुराने अध्यापकों को पता चली तो वे उन लोगों को किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत करवाए, लेकिन मामला पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। कहीं न कहीं आग अभी भी सुलग रही थी। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था, उस दिन खान साहब मेरे साथ नहीं थे। 4-5 नवयुवकों का झुंड मुझे घेर लिया। उनमें से एक मेरा कॉलर पकड़कर बोला, क्या रे मास्टर, कटुए साले, बच्चा लोग को गाली बकता है। उनकी गुस्से से लाल आंखों को देखकर मेरी हालत खराब हो गई। डर के मारे घुटने थर-थर कांपने लगे। तभी उनमें से ही एक, जो थोड़ी दूरी पर था, दौड़ता हुआ आया और मेरी कॉलर पकड़े हुए लड़के को मुझसे छुड़ाकर अलग किया। अबे ये वो नहीं है, ये तो हिंदी वाले मास्टर साहब हैं। इस तरह उनकी गलतफहमी जब दूर हुई तो कुछ शांत हुए। फिर भी जाते जाते वे बोल गए, समझा दीजिएगा मास्टर साहब उस कटुए मास्टर को। अब तक मेरे अगल बगल में एक एक कर जुटे लोग भीड़ में तब्दील हो चुके थे। इस बात का जिक्र मैंने आज तक खान साहब से नहीं किया। इस घटना को हुए हालांकि काफ़ी दिन बीत गए और फिर ऐसी कोई घटना नहीं घटी, न ही खान साहब के साथ और न ही मेरे साथ। लेकिन महज कुछ समय शांतिपूर्वक बीत जाने से आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता कि फिर ऐसी घटना नहीं घटेगी। इसी संदर्भ में मुझे एक बात और याद आ रही।
जिस दिन खान साहब मेरे साथ रहने के लिए आए, उस दिन से लेकर तकरीबन 5-7 दिनों तक उनके माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची से लेकर किसी न किसी रिश्तेदार का फ़ोन दिन में 2-4 बार जरूर आ जाता था। सभी उनका हालचाल पूछते, हिंदू के साथ रहते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, ढंग से रहना, अगर वो कुछ कहें भी तो चुपचाप सह लेना, इसके अलावा फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमें साफ साफ बता देना, हम लोग मुस्लिम मोहल्ले में कमरा ढूंढ देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह दिन भर फ़ोन सुनने के बाद खान साहब को मुस्कुराते हुए मेरे कमरे में आते हैं। मैं उनकी तरफ देखता हूँ, वे कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि पान की पीक से पूरा मुंह लबरेज। वे वापस लौटते हैं, वाश बेसिन में पान की पीक को आहिस्ता आहिस्ता ऐसे उगलते हैं मानो उनकी दिलरुबा उनसे अपना हाथ छुड़ाकर उनसे दूर जा रही। जब उन्हें लगता है कि मुंह अब कौलो करार के लिए तैयार है तो पहले वहीं ठठाकर हंसते हैं और हंसते हंसते मेरे कमरे में आते हैं। एक बार फिर मैं उनकी तरफ मुखातिब होता हूँ। वे बोलते हैं, भैया देश के मुसलमान कभी नहीं सुधर सकते। मैं तो कहता हूँ सबके सब जाहिल और डरपोक हैं। देखिए ना, जब से मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ तब से मुझे घर वालों से लेकर रिश्तेदार तक सब के सब परेशान किए हैं। उन्हें यह क्यों नहीं समझ में आ रहा कि देश में सिर्फ हिंदू और मुसलमान ही नहीं रहते, इंसान भी रहते हैं। मैं उन्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं किसी हिंदू या मुसलमान के साथ नहीं रह सकता, मैं इंसान हूँ और इंसान के साथ ही रहना चाहता हूँ। खान साहब, यह उनकी जाहिलियत नहीं बल्कि खौफ है। आपको यह समझना पड़ेगा खान साहब कि अब यह देश हिंदुस्तान नहीं रहा बल्कि इंडिया हो चुका। इंडिया अब यहाँ इंसान नहीं रोबोट पैदा होते हैं खान साहब, जिनमें दिल और दिमाग की जगह सॉफ्टवेयर रहता है। भूल जाइए खान साहब हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को। मैं सामने कमरे की दीवार की तरफ देखते हुए उनसे बोलता हूँ, शायद मेरे दिल में डर और गुस्सा दोनों है। वे मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते हुए पास बैठते हैं। भैया कम से कम आप तो ऐसा ना कहें, क्या हम दोनों का रिश्ता गंगा जमनी तहजीब का रिश्ता नहीं? मैं निरुत्तर होकर उनके बिना दाढ़ी मूछ वाले चेहरे को देखता हूँ। वे मेरे गुरु गंभीर हुए चेहरे को बड़े गौर से देखते हैं और अचानक से अपने उसी अंदाज में ठठाकर हंसने लगते हैं। उनकी हंसी देखकर मुझे आभास होता है यह अकेला बंदा ही काफ़ी है तमाम तथाकथित हिंदू और मुसलमानों पर हंसने के लिए। उनको हंसते हुए देख मुझे भी हंसी आती है। हम देर तक हंसते हैं और हम दोनों का साथ देता है हमारा यह किराए का मकान। तो यह कहानी कैसी लगी, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और जो भी आपको समझ में आए उसका स्वागत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।